Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम कल पढ़ रहे थे और ये आधा ही हुआ था, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इस पैराग्राफ से सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वाज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस एंड एनकरेज्ड वायलेंट अपराइजिंग्स इन तेलंगाना। जैसे ही हमें इन्हें आज़ादी मिल गई थी 1947 के बाद में, तब इस पार्टी को लग रहा था कि प्रॉपर तरीके से आज़ादी नहीं मिली है और इसीलिए यहाँ पर वायलेंट तरीके से इन्होंने विरोध करना शुरू करा था तेलंगाना के अंदर। कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वर क्रश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। अब ये कम्युनिस्ट लोग जो थे, जिनको लग रहा था कि हमें सही मायने में आज़ादी नहीं मिली है और जो ये हिंसक तरीके से अपना मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे, इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला इनकी पोजीशन के लिए और इनको आर्मी ने पूरी तरीके से क्रश कर दिया, एज इन रोक दिया। This forced them to rethink their position. इससे इनको वापस सोचना पड़ा अपनी पोजीशन के बारे में। In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in approaching general elections. 1951 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना जो वायलेंट तरीका था, वायलेंट रेवोल्यूशन का, उस तरीके को छोड़ा और फिर वापस से उन्होंने डिसाइड किया कि ये पार्टिसिपेट करेंगे जनरल इलेक्शंस के अंदर, जो आने वाले जनरल इलेक्शंस है इसके अंदर। In the first general election, CPI won 16 seats and emerged as the largest opposition party. जो पहले जनरल इलेक्शन हुए उसके अंदर सीपीआई को 16 सीट्स मिली थी और ये एक लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर निकली थी। The party's support was more concentrated in Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and Kerala. अब पार्टी को सपोर्ट जो है वो ज्यादातर कहाँ से मिला था? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में मिला था। A.K. Gopalan, S.A. Dangi, E.M.S. Namodripad, P.C. Joshi, Ajay Ghosh and P. Sundaraya were among the notable leaders of the CPI. CPI के ये important leaders के तौर पे निकले हैं। नाम: The party went through a major split in 1964 following the ideological rift between Soviet Union and China. पार्टी के दो टुकड़े हो गए थे। सबसे बड़ा ये मेजर स्प्लिट हुआ था 1964 के अंदर और वो किस चीज को लेके हुआ था? विचारधारा को लेकर के हुआ था, जो सोवियत यूनियन और चाइना, इनके अलग अलग विचार हो रहे थे दोनों पार्टियों के अंदर, तो उस चीज को लेकर के दो टुकड़े हुए थे। द प्रो सोवियत फैक्शन रिमेन्ड एज द सीपीआई। जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था वो जो फैक्शन यानी गुट था वो कहला रहा था सीपीआई, व्हाइल द ओपोनेंट्स फॉर्म द सीपीआई एम। और जो दूसरे लोग थे जो चाइना की को सपोर्ट कर रहे थे उस समय में, वो कहला रहे थे सीपीआई एम। बोथ दीज पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टू दिस डे। और दोनों ही पार्टी आज भी अस्तित्व में है, एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो इनके लीडर रहे हैं ए.के. गोपालन, उनके बारे में एक बॉक्स दे रखा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ए.के. गोपालन 1904 में इनका जन्म हुआ है, 1977 में इनकी डेथ हुई है। कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं केरला से। कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला, वर्कड एज अ कांग्रेस वर्कर इनिशियली। शुरुआत में कांग्रेस वर्कर के तौर पर इन्होंने काम किया है। Joined the Communist Party in 1939. कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करी थी 1939 के अंदर। After the split in the Communist Party in 1964, joined the CPIM and worked for strengthening the party. अब जब टुकड़े हो गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के 1964 में, तो इन्होंने ज्वाइन कर ली थी CPIM और अपनी पार्टी की मजबूती पर इन्होंने काम किया। Respected as a parliamentarian, member of parliament from 1952. इनको पार्लियामेंटेरियन यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य की तरह सम्मान दिया जाता है और ये पार्लियामेंट के मेंबर बने थे 1952 के अंदर। इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. ये सारी चीजें जो है कि पार्टी कैसे बनी, कौन कौन इनके मेन लीडर्स रहे हैं, कौन सी चीज से ये लोग इंस्पायर थे, क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, कैसे इस पार्टी के टुकड़े हुए, टुकड़े होने के बाद में दो जो डिविजन्स हुए वो कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे, ये सारी चीजें आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये वाला टॉपिक है टॉलरेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। यहाँ तो ये कॉन्सेंसस वाला जो पैराग्राफ था ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यस मैम।
ओके, अब उस समय क्या हो रहा था, गठबंधन की वाली बात तो उठी ही थी, और कांग्रेस जो है, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस के अंदर पहले भी कई सारी छोटी छोटी पार्टीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी उस समय में, यानी वो अस्तित्व में आ चुकी थी, और वो कांग्रेस के अंदर ही थी, और कांग्रेस के अंदर बेसिकली कई सारे फैक्शंस बने हुए थे, कई सारे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे, गुट बने हुए थे, और वो उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, उनके अलग अलग व्यूज थे, अलग अलग आइडियाज थे, अलग अलग उनको चीजें चाहिए थी। तो उन सबको साथ में लेके चलने का जो तरीका था वो कांग्रेस का था। उसी के बारे में आप ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इतने सारे डाइवर्सिटी जो है उनकी खुद की पार्टी के अंदर, उसको कैसे उन्होंने मेंटेन किया, कैसे कोप अप किया, कैसे लोगों को टॉलरेट किया, कैसे किसी चीज को कोई एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है तो उसको किस तरीके से बैलेंस बिठाया उसका, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, और कैसे ये एक इम्पोर्टेंट पार्टी के तौर पे निकल के आएगी। This coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength. इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये जो गठबंधन वाली चीज जो है, ये जो इनकी क्वालिटी है, एक फीचर है कांग्रेस का, इससे इसको एक अलग तरह की मजबूती मिली है। फर्स्टली, अ कोलिएशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट। पहली बात, जो कोलिएशन गठबंधन किया जाता है, जो भी लोग उनको उस चीज को ज्वाइन कर रहे होते हैं, सबको ये इक्वली ट्रीट करते हैं और इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं, और किसी को भी ऐसा फील नहीं करते कि आप अलग हैं। Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. इसीलिए क्योंकि ये सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, जो भी ज्वाइन कर रहा है गठबंधन को, इसीलिए यहाँ पे किसी को भी एक एक्सट्रीम हाई पोजीशन नहीं दी जाती, और साथ साथ इनको बैलेंस भी बिठा करके चलना होता है, और वो सारे ही इश्यूज पर। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ कोलिएशन। गठबंधन की चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, गठबंधन जब कराया जा रहा है तो उसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट देखी जा रही है कि सारे लोगों को इक्वल पोजीशन दी जाए। इंक्लूसिवनेस मतलब कि आपको प्रॉपर सम्मान या आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ऐसा फील नहीं कराया जा रहा कि आप आए हैं लेकिन आपका वेलकम नहीं है, ऐसा नहीं होता। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि सब जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबका प्रॉपर इक्वली सम्मान दिया जाएगा, और किसी को किसी से अलग नहीं रखा जाएगा। और दूसरी चीज है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब आपको पता ही है कि अगर आपको गठबंधन है तो उसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, पहली तो वेलकम किया जाएगा आपका, और दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना ही पड़ेगा, किसी और पॉइंट के लेकर के हो सकता है, या कोई और भी आपको लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी गठबंधन। दिस स्ट्रेटेजी पुट द ऑपोजिशन इन अ डिफिकल्टी, और यही जो स्ट्रेटेजी होती है कॉम्प्रोमाइज और इंक्लूसिवनेस की, यही ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती है। Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. अब ये कैसे मुसीबत बनती है ऑपोजिशनल पार्टीज के लिए कि जिस भी पॉइंट को उठा करके वो बातचीत करना चाह रहे होते हैं कांग्रेस के खिलाफ में, या पॉइंट रखना चाह रहे होते हैं, उस पॉइंट को पहले ही जगह मिल जाती है इनके प्रोग्राम के अंदर और इनकी विचारधारा के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा था सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सोशलिस्ट पार्टी को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलो तो उन लोगों ने पॉइंट रखा था कि कांग्रेस तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग और प्रॉपर लैंड ओनर्स जो होते हैं या जो रिच लोग हैं उन्हीं के लिए है, और ये तो काम ही नहीं कर रहे वर्कर्स के लिए, आर्टिजन्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही है। तो कांग्रेस ने क्या करा, उस चीज को इंक्लूड करा अपनी आइडियोलॉजी के अंदर और उनका मुंह बंद कर दिया, एज इन उनके पास में पॉइंट ही नहीं छोड़ा कि अब वो क्या बोले। तो वही एक फीचर है कांग्रेस का। और ये फीचर क्यों है, क्योंकि ये कोलिएशन गठबंधन की एक, गठबंधन की तरह से एक पार्टी जो है, इसके अंदर कई सारी अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वो इसीलिए, और यही इसकी स्ट्रेंथ भी है। समझ में आया किसी को भी? अब फर्स्ट पॉइंट जो है ये समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत? नो मैम, ये एक बार नो वापस मैम। बताइए। वापस से बोलिए मानसी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं फर्स्ट वाला एक बार वापस बताइए। आपको क्या पर्टिकुलरली इस चीज पॉइंट में समझ में नहीं आया, इसके हॉलमार्क समझ में नहीं आए या इनकी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई? दोनों ही नहीं समझ आया। देखो, अब इंडिया क्या है, काफी सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। अब क्योंकि वो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो उनकी मांगे भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनकी डिमांड्स भी अलग अलग होती है।
तो उस चीज को अब एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग रिलीजन और अलग अलग कास्ट के लोग अगर इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग रीजन के लोग इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अब रीजन के एज इन की अब राजस्थान से रिलेटेड लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं पानी की, ठीक है, ईस्ट के लोग जो है वो डिमांड करें किसी और चीज की, नॉर्थ के लोग जो है वो डिमांड करें किसी और चीज की, साउथ के लोग अलग डिमांड कर रहे हैं, और जो बीच में सेंट्रल इंडिया के जो लोग हैं वो अलग डिमांड कर रहे हैं। तो इन सारी डिमांडों को साथ में लेकर के चलना वो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ एक ना एक को दूसरे के साथ में मिल करके बिठा करके समझा करके लेके चलना कि ठीक है आज आपको इतना इतने अमाउंट में हम जो है पानी दे देंगे या दूसरी हम चीज जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आपसे हम ये लेकर के किसी और को प्रोवाइड करा देंगे। जो समझाइश वाली चीज होती है ये लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कांग्रेस जो है एक तो गठबंधन वाली सरकार है, एज इन की इसके अंदर काफी सारे गुट जो है वो बने हुए हैं, उन सारे ही गुटों को साथ में लेकर के चलना और उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करना, और उनको आपस में एक दूसरे के साथ में समझाइश लेकर चलना कि वो लड़े नहीं और टूटे नहीं, बिखरे नहीं ये पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को लेकर के चलने से क्या होता है, इनको एक अलग तरह की स्ट्रेंथ मिलती है, इनको अलग तरह की एक अलग तरह की पावर मिलती है। यहाँ पे दो चीजें आपको बताई गई हैं इस गठबंधन की, पहला तो आपको कॉम्प्रोमाइज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और दूसरा आपको इनकंक्लूसिवनेस जो है उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कि कोई भी अगर आपकी पार्टी के अंदर आ रहा है और वो आपसे बिल्कुल भिन्न है, आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना कि ये एक आउटसाइडर है, उसको आपको ऐसे ट्रीट करना है कि ये भी हमारी ही तरह एक पार्टी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों ही क्वालिटीज जो हैं, इनको हॉलमार्क्स बोला गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर बोले गए हैं किसी भी गठबंधन के। और यही स्ट्रेटेजी जो है ऑपोजिशनल पार्टी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी करती है, क्योंकि जब भी वो कोई पॉइंट उठाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी उस पॉइंट को अपनी एक स्ट्रेंथ बना करके, एक एडवांटेज, एक पॉजिटिव पॉइंट बना करके इंक्लूड कर लेती है अपनी आइडियोलॉजी के अंदर, और सामने वाली पार्टी को बोलने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि वो जिस चीज को नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह बता रहे थे उसको इन्होंने अपनी पार्टी की समझाइश से, अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ से पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह चेंज कर दिया है। यही चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है। आप सपोज इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि आपकी क्लास के अंदर कई सारे बच्चे हैं और उनको मेंटेन करना काम है आपकी टीचर का, ठीक है, उन सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उन सबके आइडियाज को सुनना, उन सबके अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उनको साथ में लेकर के चलना, और फिर प्रॉपर उनको पढ़ा करके एक अच्छा रिजल्ट देना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेस मेन काम क्या हो रहा है कि आपकी सपोज आपकी क्लास का एक आपके स्कूल के अंदर एक वो चल रहा है डिबेट कंपटीशन, ठीक है, किसी बच्चे को हिंदी में अच्छे से डिबेट बोलना आ रहा है, किसी बच्चे को इंग्लिश में अच्छे से डिबेट बोलना आ रहा है, वाद विवाद वो प्रॉपरली कर पा रहा है उसमें, किसी का बोलने का तरीका काफी स्ट्रांग है और किसी के पास में इतना अच्छा है कि वो अच्छे से डिबेट का जितना भी कंटेंट है वो लिख करके पॉइंट आउट लिख करके दे सके। तो ये सारी ही चीजें, किसी की स्ट्रेंथ जो है उसको साथ में लेके चलना और दूसरे की वीकनेस जो है उसको कवर अप करते हुए चलना, और फिर पार्टी का मतलब एज एन इम्पोर्टेंट और एक पावरफुल क्लास की तरह मेंटेन करना, वही चीज आप इस पार्टी के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो कि पार्टी के अंदर जो अलग अलग किस्म की पार्टीज गुट बने हुए हैं, फैक्शंस बने हुए हैं, उन सबके साथ में लेके चलना, और जिस भी फैक्शन का इम्पोर्टेंस मतलब जिसके पास में भी ज्यादा सोर्सेज हैं उसको दूसरे के साथ में शेयर करते हुए और सबको साथ में लेकर के चलना, ये एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करा रहा है उस पार्टी को। समझ में आया? बस मैम थैंक Yes, ma'am.